Welcome to Sumangalam once again. When common mistakes stands uncommon is today's topic. This is the most important one video show. आप लोग देखने जा रहे हैं, अंत तक देखिए. Today we are in focus. The most common mistakes happened in the market but we can't address them properly. समझ में नहीं आता क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ये जो मिस्टेक्स है ये बहुत कॉमन है, लेकिन हम इसको मिस्टेक के तौर पे कंसिडर ही नहीं करते हैं. अगर आप गलतियां को गलतियां नहीं मानेंगे तो गलतियां कभी सुधर नहीं पाएंगे. गलतियां को आप गलतियां नहीं देखेंगे तो गलतियां कभी दिखेगा नहीं आपको. तो इसी तरह से एक दिन आएगा वो मार्केट से आपको थ्रो आउट कर देंगे. आप कभी वापस नहीं आ पाएंगे मार्केट पे और फिनेंशियली भी नहीं आ सकते हैं, साइकोलॉजिकली भी नहीं आ सकते, क्योंकि आपको एक सोच आ जाएगा कि जाके क्या होगा, पैसा तो बनता नहीं. हाँ, अभी गलतियाँ नंबर 1. कुछ एक्सपर्ट को हम सुनते जा रहे हैं कि वो बोलते जा रहे हैं खरीद लीजिए और भूल जाइए. खरीद के भूल जाना ही है तो म्यूचुअल फंड सही है. नहीं तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, फिर उसमें शॉर्ट टाइम में ज़्यादा रिटर्न भी कमा सकते हैं, तो आप फॉलो नहीं करेंगे उसको. समझ लीजिए एक एक टाइम पे मार्केट आता है कि एक साथ एक हफ्ते में 10 से 12% रिटर्न मिल जाता है. कभी कभी महीने भर में 40-50% भी रिटर्न बनता है. इसके लिए आप मार्केट फॉलो नहीं करेंगे तो किसके लिए मार्केट खुला है? फॉलो नहीं करना है तो किसके लिए मार्केट खुला है? इसको बारीकी से समझना चाहिए. गलती नंबर 2. आपका जो एसेंशियल फंड है, जो इमरजेंसी फंड है, उसको आप दूर रखिए इस मार्केट से. आपका जो अलग निवेश है उसको दूर रखिए ट्रेडिंग से. ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को मत उलटिए. मतलब दोनों का मतलब अलग अलग है. इन्वेस्टमेंट में हर वक्त लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिटर्न मिलता है. हो सकता है कि आप ट्रेडिंग करके कुछ पैसा कमा के उस पैसे से आप कुछ बना लिया. इसका पर्पस अलग है, उसका पर्पस अलग है, इन्वेस्टमेंट का पर्पस अलग है. इसको आपको समझना चाहिए. हाँ, इट इज़ द थर्ड बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. आपका उम्र कितना है? व्हाट्स योर एज? सपोज़ कीजिए एज आपका हो गया 60-65, तो आपका 60-65% ऑफ योर कैपिटल रहेगा डिफेंसिव बेट में, मतलब डेट फंड में, फिक्स डिपॉजिट में, और ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड में रह सकता है. आप मैक्स टू मैक्स 35% का इक्विटी रिस्क ले सकते हैं. और आपका एज 30-35 होगा तो 30-35% आप डेट में रखेंगे और बाकी जो 60-65% आपका इक्विटी फंड में जाएगा. मतलब आप ज़्यादा रिस्क लेंगे, ज़्यादा ग्रोथ के लिए. और उम्र के बाद भी एक सवाल रहता है कि आपका रिस्क एपेटाइट है कितना. हो सकता है कि आप 30-35 का हुआ लेकिन रिस्क आप उतना नहीं ले सकते हैं. हो सकता है कि आप 60 एज का हुआ लेकिन आपका रिस्क लेने का क्षमता है अभी. तो उसी हिसाब से आपको अपना फंड बैलेंस करना होगा. ये फंड बैलेंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. एंड
आपका और एक चीज़ में ध्यान होना चाहिए कि डोंट बी इमोशनल। मतलब कभी आप लॉस हो रहा है, आपका मार्केट में कोई पोजीशन में लॉस बन रहा है, तो आप लॉस को होल्ड करके बैठे रहना ऐसा नहीं हो सकता है। आपको एक सीमा तक देखना है कि यहाँ तक हम लॉस देखेंगे, इसके बाद हम कट देंगे पोजीशन को, नहीं तो आपका पूरा का पूरा जो कैपिटल है वो रुइंड हो जाएगा। और ये बात वाइस वर्सा भी है। आप किसी में इन्वेस्ट किया है, उसमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो ऊपरी की तरफ आपको प्रॉफिट भी बुक करना ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसे नहीं बैठ सकते कि प्रॉफिट जहाँ जा रहा है जाने दो, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू वर्क, सो बी केयरफुल ऑन दिस पॉइंट्स। नाउ मिस्टेक नंबर 4, ये है आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन एक ऐसा चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम बोलेंगे फ्यूचर के बारे में, कि इसमें कभी पैसा आने लगा तो कोई भी इतना नशे में डूब जाता है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से रिटेल इन्वेस्टर के लिए है ही नहीं। ये हर वक्त एक उपाय है आपका कोई लॉन्ग पोजीशन इन्वेस्टमेंट के तरफ, आपको मार्केट की जो जोखिम है, जो रिस्क है, उसको मिनिमाइज़ करने का, मतलब हेज करने का। लेकिन मार्केट का जो अभी सिलसिला है कि पीपल आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस, क्योंकि इसमें पैसा बहुत कम लगता है, लिवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है। मतलब उधारी पे आप बहुत कम कर सकते हैं। मतलब 3,000 किसी शेयर लेने के लिए आपको जितना पैसा चाहिए, इसमें 10% के हिसाब से पैसा लग जाएगा, लेकिन सौदा हो जाएगा 3,000 शेयर का। उसी हिसाब का प्रॉफिट भी आएगा, उसी हिसाब का लॉस भी भुगतान करना पड़ेगा। ये हो गया आपका बहुत बड़ा जोखिम। तो ये तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेल ट्रेडर के लिए विदाउट हेज पोजीशन हम बोलेंगे कि सीधा सीधा गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन के हिसाब का बाहर कुछ भी नहीं है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, स्टे आउट ऑफ दिस फ्यूचर मार्केट इफ यू आर ए रिटेल इन्वेस्टर। Stay out of speculative markets to survive in this market and to make money out of it. अभी हम लोग जो मिस्टेक्स के बारे में बोलने जा रहे हैं, ये एक पोर्टफोलियो बनाने की आधार पे डिस्कस करेंगे। तो तीनों तरह की स्टॉक्स है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इसमें पूरा डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए, मतलब हर सेक्टर में स्टॉक रहना चाहिए। लार्ज कैप में भी कुछ स्टॉक रहना चाहिए, मिड कैप में भी कुछ स्टॉक रहना चाहिए, स्मॉल कैप में भी कुछ स्टॉक रहना चाहिए। और सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन मतलब हो गया आपका, मतलब सोच लीजिए कि मेटल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, ये बहुत सारे सेक्टर से, हर सेक्टर में उसी से जुड़ा हुआ कंपनी, मतलब जो कार मेकर है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में रहता है। तो ऐसे सेक्टोरल जो डिवीज़न है, ये हर वक्त ज़रूरी नहीं होता है। मतलब समझ लीजिए कि कोई सेक्टर अभी ख़राब चल रहा है, तब उसको हटाना चाहिए। मतलब उसका प्रॉस्पेक्ट अच्छा नहीं है, तब उसको हटाना चाहिए। नहीं तो ठीक ठाक ही, ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होना नहीं चाहिए सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स। फिर से अगर देखिए
कि आप कोई पोर्टफोलियो मेंटेन कर रहे हैं, उसमें 20 स्टॉक है, 10 स्टॉक, 10 ETF और 5 म्यूचुअल फंड, ऐसे करके आप एक तो पोर्टफोलियो बनाए हैं। आपको क्या लगा कि उसमें से 5 स्टॉक, 2 ETF, 2 म्यूचुअल फंड, इसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो उसको आप हटा दिए हैं। तो ऐसा बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं करना चाहिए। किस लिए? क्योंकि जो अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो इसका मतलब है नहीं कि वो अंडर परफॉर्म करते ही रहेगा। आगे चल के वो अच्छा परफॉर्म कर भी सकते हैं। तो और ऑन द कॉन्ट्रेरी ये भी हो सकता है कि आप देखा कि इसमें से आपको 20-25 जो स्टॉक आप म्यूचुअल फंड लेके, नैब वगैरह है, सब लेके आप देखें कि 5 स्क्रिप्ट अच्छा चल रहा है, आपका प्रॉफिट बन रहा है अच्छा खासा, तो उसको आप निकाल दिए हैं। ये भी सही नहीं है, क्योंकि वो आपका पोर्टफोलियो को आगे ले जा रहे हैं, किसी का लॉस को मेकअप कर रहे हैं। मतलब बैलेंस बिगड़ जाएगा इससे। मतलब जब आपको पोर्टफोलियो को खोलना है, मतलब बेचना है, तो एक साथ निकाल दीजिए। इसी तरीके से बैलेंस मेंटेन होगा। हाँ, जैसे मैंने पहले भी कह रहे थे कि एक पोर्टफोलियो में ETF, म्यूचुअल फंड शुड बी इन ऑल कैटेगरीज। हर तरह की ETF, म्यूचुअल फंड रहना चाहिए। ETF, म्यूचुअल फंड लेके मेरा अगले वीडियो शो में आप देख सकते हैं। हर तरह की रहना चाहिए। इसी इसी के ज़रिए आप हर इंडेक्स में, हर इंडेक्स वाले स्टॉक में आपका प्रेजेंस रह पाएंगे। और कोई पोर्टफोलियो जैसे ओवर डाइवर्सिफाई और ओवर कंसंट्रेटेड नहीं हो जाए, इसी के बारे में आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक ही तरफ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया, डेट की तरफ ज़्यादा हो गया, या इक्विटी की तरफ ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं होना चाहिए। एक वेल बैलेंस होना चाहिए एज़ पर योर रिस्क एपेटाइट। जैसे आपका रिस्क भुगतान करने का क्षमता है, उसी के हिसाब से चले, तब आप हमारा टारगेटेड गोल को अचीव कर पाएंगे। फाइनली हम जो बोल के कंक्लूड करने जा रहे हैं कि एक आइडियल पोर्टफोलियो कब कहला जाएगा कोई पोर्टफोलियो को, तो उसमें क्या क्या मेंटेन रहना चाहिए। नंबर 1 लिक्विडिटी रहना चाहिए, नंबर 2 ग्रोथ रहना चाहिए, नंबर 3 रिडक्शन ऑफ एसोसिएटेड मार्केट रिस्क एंड पीरियोडिकल रिविजन एंड चेंजिंग एंड अल्टरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। अभी तक मेरा जो कोशिश था कि एसेट क्वालिटी, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एंड ओवरऑल मिस्टेक्स के लिए एक गाइडेंस आपको प्रेजेंट करना। होप यू हैव गॉट इट एंड होप यू विल डू वेल। मेरा जो पहले का जो वीडियोस है, उसमें आप मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब डाइवर्सिफिकेशन, सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन वगैरह, और बिगिनर्स के लिए भी कुछ शोज़ है, वो आप देख सकते हैं। उसमें आपको बहुत स्टॉक का आइडियाज़ भी मिल जाएगा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सब कुछ मिल जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं, आप वीडियो मेरा पसंद आ रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जैसे मेरा एंथुसियाज्म और भी चलते रहें। गुड बाय, टाटा, थैंक यू वेरी मच।